नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 3 बजे की खबर में आज हम आपको दिन की 3 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुशांत केस की। जी हां, तो आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए एक बार फिर से रिया के पिता को बुलाया है। साथ ही दूसरी तरफ एनसीबी ने ड्रग के मामले में जांच तेज कर दी है और इस मामले में एक ड्रग पेडलर को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, इसके बाद बात करेंगे लद्दाख सीमा की, जहां पर भारत और चीन के बीच चले आ रहे तनाव के बीच ब्रिगेड कमांडर के स्तर की जो वार्ता है वो जारी है। और आखिर में बात करेंगे दिल्ली मेट्रो की, जो तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार एलजी ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मान लिया और अब जल्द पटरी पर एक बार फिर से दौड़ती नजर आएगी मेट्रो। तो चलिए इन तमाम खबरों को विस्तार से चर्चा के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई के साथ ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी रिया चक्रवर्ती, उनके भाई सौबिक, सैमुअल मिरांडा और ड्रग डीलर के बीच रिश्तों को खंगाल रही है। दूसरी तरफ सीबीआई ने भी मंगलवार को रिया के पेरेंट्स से पूछताछ की और आज एक बार फिर से पिता से पूछताछ की जा रही है। उधर सुशांत केस में सीबीआई की टीम को शक है कि मुंबई पुलिस ने शुरू से ही इस केस को कमजोर करने का काम किया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को शक है कि मुंबई पुलिस ने ही केस के कॉल डेटा को लीक किया था। जी हां, सीबीआई अभी तक मुंबई पुलिस के डीसीपी समेत 2 अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। उधर सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद एनसीबी की हिरासत में कथित ड्रग पेडलर जैद को लिया गया है। सूत्रों की माने तो आरोपी ड्रग पेडलर के पास से एनसीबी ने 9,55,000 रुपए का कैश भी बरामद किया। सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद एनसीबी भी इसकी जांच कर रही है। आरोपी ड्रग पेडलर से पूछताछ में सैमुअल मिरांडा और सौबिक चक्रवर्ती की कथित भूमिका सामने आने के बाद एजेंसी अब जल्द ही इन दोनों से पूछताछ कर सकती है। सीधा रुख करेंगे मुंबई का। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ड्रग पेडलर की भूमिका भी इसमें निकलकर सामने आ रही है। रिया के पिता से आज पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ अपडेट? जी सुनील, देखिए, रिया चक्रवर्ती को भले राहत मिल रही हो, लेकिन रिया चक्रवर्ती के परिवार को अभी भी राहत नहीं है। आज भी रिया चक्रवर्ती के परिवार को सीबीआई जो है लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं जिस तरह से एनसीबी लगातार सिकंजा कसती जा रही है, जिस तरह से ईडी ने गौरव आर्या से पूछताछ के लिए तमाम खुलासे किए थे, उसके बाद से गौरव आर्या का जो कनेक्शन जोड़ा गया था उसको लेकर एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। जिस तरह से कल एनसीबी में छापेमारी करते हुए एक जैद नामक शख्स को गिरफ्तार किया है, उससे बड़े खुलासे हो रहे हैं। दूसरी आपको बता दें कि जैद के घर से करीब 9,55,000 कैश के साथ जो विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। उसके बाद ड्रग्स का तमाम जो है जानकारियां मिल रही है। जिस तरह से लगातार आज सुबह से ही जैद से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जैद ने वो तमाम बड़े खुलासे किए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि जैद ने बताया है कि मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगभग 80% लोग जो है ड्रग्स का सेवन करते हैं। किस तरह से ड्रग्स का सेवन होता है, किन किन पार्टियों में होता है, कौन कौन सी जगहों पर होता है, वो सारी जानकारी दिया है। इस जानकारी को लेकर एनसीबी ने मुंबई पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है और खुद भी लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी हम बता दें कि जिस तरह से जैद ने के चैट से मालूम पड़ा है कि सुशांत के भाई सौबिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का कनेक्शन पाया गया है। बताया जा रहा था कि सैमुअल मिरांडा ने ही 10,000 देकर 5 ग्राम जो है ड्रग्स लेने की बात सामने आई है। तमाम चैट एनसीबी के पास मौजूद है। हालांकि एनसीबी अभी तक सौबिक और सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए नहीं बुलाई है, लेकिन जिस तरह से पुख्ता सबूत है एनसीबी के पास, कभी भी सौबिक और सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी सत्यप्रकाश, वैसे में मुंबई पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई साफ तौर पर यह मान के चल रही है कि मुंबई पुलिस ने ही इस केस को हल्के में लिया और केस के जो डेटा थे उनको भी लीक करने की कोशिश की। 2 बड़े अधिकारियों से पूछताछ की जा चुकी है। मुंबई पुलिस के क्या और आला अफसरों से पूछताछ की जा सकती है? जी सुनील, जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस को यह पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स का कनेक्शन है। बॉलीवुड ये भी पता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी कोई पार्टी होती है, चाहे जुहू में हो, चाहे वो बांद्रा लोखंडवाला में हो या बांद्रा में हो या मुंबई के बाहर किसी रिसोर्ट में हो, तो वहां ड्रग्स की डीलिंग होती है और ड्रग्स का सेवन किया जाता है। लेकिन मुंबई पुलिस पूरे मामले पर जो है आंख मूंद के भरोसा करती है और मुंबई पुलिस कहीं न कहीं पूरे मामले में संलिप्त है। जिस तरह से डीसीपी और
आयो अधिकारी से पूरे मामले की सीबीआई ने जांच की थी, उस दौरान भी उन्होंने इस तरह की कोई जानकारी ड्रग्स की नहीं दी थी। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस को सारी जानकारी है, लेकिन मुंबई पुलिस ने पूरे मामले पर कहीं न कहीं प्रकाश नहीं डाला है। तो अब एनसीबी शायद मुंबई पुलिस से भी पूछताछ कर सकती है कि किन किन मामलों की, किन किन स्थानों की, किन किन घटनाओं की जानकारी मुंबई पुलिस के पास है जो ड्रग्स से कहीं न कहीं संलिप्त है। जी, ये ड्रग पेडलर्स जो सामने आया जैद, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उससे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे तो हो ही रहे हैं। हालांकि पूरे तौर पर सीबीआई ने वो बातें नहीं बताई कि आखिर क्या क्या और पूछताछ में उसने बताया, लेकिन सैमुअल मिरांडा और सौविक चक्रवर्ती को भी इस दरमियान उसके सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। और आज जो पूछताछ हो रही है रिया के पिता से, वो क्या कुछ एंगल हैं आज सीबीआई किन पहलुओं को लेकर रिया के पिता से पूछताछ कर रही है, क्योंकि कल भी माता पिता से पूछताछ हो चुकी है। जाहिर तौर पर आज उनके दूसरे दिन बुलाया गया है, तो जाहिर तौर पर सीबीआई के पास तमाम वो सबूत होंगे या दस्तावेज होंगे। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के और सुशांत के बीच संबंधों को लेकर फाइनेंशियल एंगल था और ड्रग्स एंगल था, तो ड्रग्स एंगल से भी सीबीआई ये जानना चाहती है कि क्या आपको पता है कि आपके बेटे और आपकी बेटी ड्रग्स को लेते थे या सुशांत के साथ डील करते थे। दूसरी एंगल कि रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती खुद सुशांत के घर में पार्टी के दौरान जाया करते थे और सुशांत को ड्रग्स दिया करते थे। ड्रग्स के दौरान या दवाई देते थे या ड्रग्स देते थे, उससे भी पूछताछ करेगी कि जिस वक्त आप सुशांत को दवा देते थे, क्या दवा में ड्रग्स मिला होता था। तो तमाम जानकारी जो है सीबीआई जानना चाहती है। यही जानकारी सीबीआई जो है एनसीबी को मुहैया करवाएगी, जिसके आधार पर एनसीबी आगे की पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सत्यप्रकाश, और ऐसे में एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो जाहिर तौर पर चौंकाने वाले हैं। मुंबई पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, और जो ड्रग एंगल निकलकर सामने आ रहा है वो भी चौंकाने वाला मसला है। ऐसे में रिया की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, परिवार को भी राहत की खबर नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की जो बहनें हैं वो भी अब अधिवक्ता यानी कि अपने वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, कुछ इस तरह की खबर। देखिए, कल मैंने जानकारी दिया था कि कल सीबीआई के 2 ऑफिसर रिया चक्रवर्ती के घर, उनकी बहन के घर नीतू के घर पे गए थे, कुछ दस्तावेज हासिल किए थे। तो शायद दस्तावेज के आधार पर जिस तरह से सीबीआई ने उनसे जानकारी निकाली है, उस आधार पर ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उनकी बहन कुछ जानकारी दे सकती है। हालांकि फाइनेंशियल एंगल की बात कही जा रही है कि जिस तरह से पैसों के लेन देन, मतलब सुशांत के पूरे पैसे की जिम्मेदारी या उनकी नजर रिया चक्रवर्ती पर हमेशा से रही है और हमेशा से रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों पर ऐशो आराम करती आ रही है। तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि सुशांत के पैसों को लेकर उनकी बहन कुछ बड़ा खुलासा कर सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सत्यप्रकाश। अगली खबर का रुख करेंगे। चीन की ओर से की जा रही घुसपैठ की कोशिशों के चलते सीमा पर एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं सीमा पर तनाव की स्थिति को देखते हुए दोनों देशों के बीच आज फिर से, आपको बता दें कि चुशूल मोल्डो में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक चल रही है। मंगलवार को भी चुशूल मोल्डो में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लद्दाख में स्थिति पेंगोंग और झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना ने घुसपैठ की थी। हालांकि भारतीय जवानों की मुस्तैदी के चलते चीन की इस नापाक चाल को नाकामयाब कर दिया गया। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पूर्वी लद्दाख में स्थिति की व्यापक समीक्षा की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लगभग 2 घंटे चली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अपना आक्रामक रुख जारी रखेगी, ताकि चीन के किसी भी दुस्साहस से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अतिरिक्त सैनिकों के साथ टैंकों की तैनाती करके पेंगोंग त्सो के दक्षिणी तटीय क्षेत्र के आसपास अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। एक सूत्र ने बताया कि भारतीय सेना अब पेंगोंग त्सो के दक्षिण तट के पास की सभी रणनीतिक पर्वतीय ऊंचाई पर हावी है। ऐसे में जो चीन की तरफ से थ्योरी अख्तियार की जा रही है वो ये कि भारत ने एलएसी का उल्लंघन किया। चीनी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि वो भारत ने एलएसी पर जो है वो पहले से इस तरह की हरकत की, तब तनाव के हालात पैदा हुए हैं। जबकि भारत साफ तौर पर इस तरह की बातों को मना कर चुका है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ चीन समझौते की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ इस तरह की हिमाकत भी चीन की ओर से की जा रही है। तो चीन की ओर से की जा रही घुसपैठ की कोशिशों के चलते सीमा पर एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। सीमा पर तनाव की स्थिति को देखते हुए दोनों देशों के बीच फिर से चुशूल मोल्डो में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक की जा रही है। मंगलवार को भी ये बैठक की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लद्दाख में
स्थित पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। हालांकि भारतीय जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए चीन की इस नापाक चाल को नाकामयाब कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और तमाम पहलुओं को और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल साहब, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। नमस्कार जी। कैप्टन साहब, अभी स्थिति आप देख ही रहे होंगे, तमाम पहलुओं से आप वाकिफ होंगे। बड़े स्तर की वार्ता चल रही है और ये वार्ता का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन चीन है कि मानता नहीं, नापाक हरकतें लगातार करता जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ और भारत को नई रणनीति अख्तियार करनी चाहिए? देखिए, चीन के बारे में अब एक बड़ा साफ हो गया सबको कि चीन की जो बातें हैं, चीन की जो लीडरशिप की बातें हैं, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। आप देखिए, यहाँ ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स चल रही थी और उसके बाद में फिर कल उन्होंने फिर हरकत की कि उन्होंने फिर ऑक्यूपाई की कोशिश की पोस्ट। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये दर्शा रहा है कि चीन जो है वहां से हटने के लिए अभी तैयार नहीं है और वो साफ बोल चुका है कि भाई देखिए, जो जहां तक मैं आया हूं यही मेरी एलएसी है, मेरी हिसाब से एलएसी मेरी ये है, आपके हिसाब से एलएसी जो मर्जी हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब इस स्थिति में हमारे पास विकल्प क्या रह जाता है? एक डिप्लोमेटिक जो है वो तो है ही है कि भाई अब सारी दुनिया के आगे जो है चीन को बदनाम किया जाए और चीन के ऊपर प्रेशर डाला जाए। दूसरा, हमारी जो अपनी जो है मिलिट्री जो है ऑप्शन जो है, जैसे कि सीडीएस ने कहा था, एक वो भी विकल्प है। अब वो विकल्प बेसिकली होता है कि उसके लिए पॉलिटिकल जो है हमारे को गो अहेड मिलेगा, तो उसके बाद में वो विकल्प करते हैं और उस सेना के लिए काफी मुसीबतें क्रिएट हो सकती हैं हिंदुस्तान से, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो चीज है, ये चाइना को बिना मिलिट्री ऑप्शन लिए हुए ही अगर हम उनको बता दें, जैसे कि ये हमने प्री एंट्री स्ट्राइक किया, ये मेरे ख्याल 70 साल में सबसे पहली बार है जो हिंदुस्तान ने जाके रिच लाइन जो है पहले ऑक्यूपाई कर ली है। नहीं तो हुआ क्या है कि चाइना हमेशा आता रहा। तो अगर हम ऐसे अगर प्रोएक्टिव छोटे छोटे कदम यहीं पे ले लें लद्दाख में, तो चाइना को पता लग जाएगा कि भाई देखिए, हिंदुस्तान जो है बहुत क्लियर है अपने मामले में, और अगर मैं नहीं हटूंगा पीछे तो ये जो है एस्केलेट होगा, और एस्केलेट होने के बाद में चाइना को ही प्रॉब्लम आएगी, हिंदुस्तान को प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एयर सिक्योरिटी हमारी वहां ज्यादा है। हमारे पास जो इनका जो अंडमान निकोबार थिएटर कमांड है, हमारा जो सी लेंस है इनकी, वो हम इंटरडिक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में चाइना को मैच करने के लिए हमने अभी तक अपना जो बिल्डअप लेवल है फौज का और बाकी जो हमारा जो उनके फौज के जो बाकी दस्ते हैं उनका भी कर लिया है। तो अब जो है वो स्थिति 5 अप्रैल जैसी नहीं है। तो इसमें चाइना को ये देखना है कि अब वो क्या चाहता है, क्या हिंदुस्तान के साथ उसने लड़ाई लेनी है क्या नहीं लेनी। अगर अच्छा यही है उसके लिए कि अब वो इतनी देर हो गई है तो वहां से ये वापस अपने जो है मान जाए और वापस अपनी जगह पे चला जाए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का एक बयान आता है, वो ये कहा जाता है उस बयान में कि एलएसी पर जो समझौता हुआ था भारत ने उसका उल्लंघन किया है। हमारी ओर से इस तरह की कोई भी हिमाकत नहीं की गई है। भारत ही लगातार इस तरीके के तनाव के हालात पैदा कर रहा है और भारत इस भ्रम में न रहे, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि इस भ्रम में न रहे कि अमेरिका और तिब्बतियों का साथ भारत को मिल रहा है। हम 1962 से भी ज़्यादा बुरे हालात कर देंगे भारत के, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। इन तमाम पहलुओं को क्या कुछ मायने निकाले जाएं? क्या चीन खुद उकसाने का काम कर रहा है? देखिए, चीन अब बुखलाया हुआ है, क्योंकि चीन कभी भी ये नहीं सोच कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान जो है वो कभी ऐसा प्रीएम्प्टिव एक्शन लेगा। तो अब वो चीन बुखलाया हुआ है। आप देखिए, पहली बार जो इनके विदेश मंत्री हैं उन्होंने फ्रांस में बयान दिया कि नहीं जी, हम जो है बैठ के हम इसको समझौता करना चाहते हैं। आज तक ये बयान नहीं आया। ग्लोबल टाइम जो इनका माउथ पीस है उसके अंदर भी बड़े बड़े और उसने बयान दिए, नहीं जी चीन तो अपनी जगह पे है, हमने जो 60 साल से हमने कभी किसी की जमीन नहीं खाई, हमने कभी किसी देश में नहीं घुसे, तिब्बत में ये घुस गए, सिंकियांग एरिया ये कर लिया इन्होंने, वियतनाम के साथ लड़ाई इन्होंने कर ली और ये कहते हैं जी हमने कुछ किया नहीं। अब साउथ चाइना सी में अलग लगे हुए हैं और कहते हैं जी हम जो है कुछ हमने किया ही नहीं, हमने आज तक किसी देश के ऊपर हमने कुछ किया ही नहीं। और ये जो चीज हिंदुस्तान ने की है, ये कभी भी चीन अब नहीं ये सोच सकता था, क्योंकि अब जहां
ब्लैक टॉप एरिया में और जहां पे हमारा साउथ पैंगोंग में जहां हमारी फौज के लोग जो बैठ गए हैं रिजेस के ऊपर, उसके ऊपर से आप चाइना के जो कैंप्स हैं उसके ऊपर बड़ी अच्छी निगरानी कर सकते हैं। अब साउथ पैंगोंग में कैप्टन हमारा साहब, बोलबाला है। चीन को बखूबी पता है कि भारत की स्थिति अब वो पहले जैसी स्थिति नहीं है। भारत के पास तमाम वो अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हैं जिनसे भारत भी किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। भारत आपसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार होगा। अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा। बावजूद इसके क्या माना जाए, कोविड जो स्थिति बनी कोरोना काल की, उसके बाद भारत ने जो फैसले लिए, तमाम चीनी आइटम, तमाम चीनी ऐप्स, इन सबको बैन किया गया और ये एक माहौल तैयार किया गया कि चीन के किसी भी सामान को भारतीय न खरीदें। एक तरह से ये जो नीति अपनाई गई भारत के द्वारा, और चीन को एक बड़ा झटका लगा, तमाम चीनी कंपनियां के हालात जो है खराब हो गए। ये तमाम सारी स्थितियों को देखते हुए ये बौखलाहट है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात यह है कि चीन यहाँ आया क्यों और इस हिसाब से घुसा क्यों। क्योंकि चीन जो है, जो हमारे डेवलपमेंट फेज चल रही है लद्दाख के एरिया में, और जो हमारे दौलताबाग ओल्डी तक की सड़क भी बन गई, हमने गलवान के उधर भी सड़क बनानी शुरू कर दी, तो चीन को अपने जो उधर है, अपने जो लगा उसको कि भाई देखिए अब ये भारत जो है इतने ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, कल को ये हमारे जो सड़क है, जो काराकोरम हाईवे वगैरह है और जो दूसरी हमारी चीजें, वहां पे इनकी फौज बहुत आसानी से आ सकती है। क्योंकि देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख एक जो है वो है पासेस के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी जिस फौज के पास पास के ऊपर कब्जा है वो वहां फौज पूरी जो है कायम है और उसका दबदबा रहेगा। तो ये जो चीज है, चीन को अब ये लगने लगा कि क्योंकि आपका दौलताबाग ओल्डी से काराकोरम पास जो है वो कुछ 10-15 किलोमीटर दूर है सिर्फ, तो आप इमीडिएटली उसको कर सकते हैं इंटरडिक्ट वहां पे। तो गलवान में भी वही हाल है। इधर हम सिर्फ जो है अब ये जो नीचे चसूल वाली साइड वगैरह में है, वहां जो है जो इनके जो है चाइना के पास पासेस हैं, पर हम अब जो हमने किया है साउथ पैंगोंग में, उससे जो है अब स्थिति बड़ी क्लियर होगी। अब ये सारी चीजें देख के चाइना घुस गया अंदर। उसने सोचा कि जैसे पहले होता था कि मैं घुसता हूं, तो हिंदुस्तान ने आज तक नहीं किया, क्योंकि हमने ये हो चुका है डेमचौक एरिया में इसी हिसाब से घुसा था और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया। फाइनली हमने अपने जो है थोड़ा उधर से जगह रिट्रीट करके एक बना दिया। तो ये जो चीजें जब हिंदुस्तान करती रही है तो उसको ये लगा कि होगा, पर उसको ये नहीं पता था कि अब जो है तो स्थिति बदल गई है, गवर्नमेंट बदल गई है, पॉलिटिकल विल बदल गई है और फौज भी उसी हिसाब से तैयारी में है। क्योंकि हमने करगिल में हमने युद्ध लड़ लिया, इस लेवल पे हमें पता है किस हिसाब से माउंटेन वॉरफेयर लड़ना है और किस हिसाब से बिल्डअप करना है वहां पे, वो हमने कर लिया है। हमारे पास वहां पे टैंक्स भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, हमारी मिसाइल सिस्टम भी हैं, हमारा पिनाका जो है वो भी है, हमारी एयरफोर्स के पास भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। और सबसे अच्छा चीज ये है कि हमारा जो इंडियन ओशन के अंदर जो है हमारी नेवी तैयार है। तो इसको मद्देनजर रखते हैं अब चीन के पास जो है वो अब किसी तरीके से बौखलाहट के अलावा बाकी कुछ बचता नहीं चीन के पास। अब ये स्थिति जो है, अब भारत ने जो खड़ी की, अब बौखलाहट के अलावा बाकी चीन के पास कुछ नहीं बचता, सिर्फ बौखलाहट है और इस तरीके की बयानबाजियां हैं। जब आपने जो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी आपने सारा कार्रवाई की और आपकी देखा देखी अमेरिका भी कर रहा है। देखिए ये नहीं कि हिंदुस्तान अकेला कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। वहां पे आपकी नेवी एक जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड के साथ आप चल रहे हैं, वो भी उधर से है, प्रेशर बढ़ा रहा है। तो सब जगह से उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। अब वो किसी तरीके से सोच रहा है कि मैं किस तरीके से यहां से अपना फेस सेविंग करके और वहां से वापस करूं। क्योंकि अब आपको पता है चीन जो चाइना के अंदर एक फेस सेविंग जो होती है, जिसको कहते हैं मुंह दिखावा जो है, वो बहुत माना जाता है। तो अब वो अपना वही मुंह बचाने के लिए, मुंह दिखावा बचाने के लिए अब ये सोच रहा है कि किस तरीके से मैं करूं, क्योंकि यहां से पाकिस्तान को उकसा रहा है कि आप उधर से करें। आपने देखा यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी कश्मीर का मसला उसने 4 बार उठा लिया, पर कुछ नहीं हुआ वहां। तो ये अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब जाहिर तौर को पर लग रहा कहावत भी है दुनिया भर में, भारत के साथ साथ, कि चीनी आइटम है ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। ये स्थिति है। अब भारत के जवान पूरी तरह से तैयार हैं और जैसा कि रक्षा मंत्री भी साफ तौर पर मीटिंग के साथ जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उससे मनोबल भी सेना का बढ़ता है। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर का रुख करके 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो फिर से शुरू होगी। जी हां, सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है और दिल्ली में मेट्रो चलाने की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में यह फैसला हुआ है।
आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने के लिए हरी झंडी दिखाई और इसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि जिन स्टेशनों पर सेवाएं बहाल की जा रही हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है और जल्दी ही इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। कोरोना के कारण 5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, मेट्रो बंद है और ऐसे में डीएमआरसी 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को नए दिशा निर्देशों के साथ सावधानी बरतते हुए स्वास्थ्य तौर पर और व्यवस्थित तौर पर चलाने के लिए तैयार है। दिल्ली मेट्रो सेवाएं 22 मार्च से बंद है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि मेट्रो यात्रा के लिए फिलहाल टोकन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उससे वायरस फैलने का खतरा ज्यादा है। स्टेशनों पर स्मार्ट कार्ड खरीदने की व्यवस्था रहेगी। यात्री सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही यात्रा कर सकेंगे। स्मार्ट कार्ड के रिचार्ज के लिए डिजिटल तरीके का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो तमाम जो नए दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप अब दिल्ली मेट्रो फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। जी हाँ, तो 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो शुरू हो सकती है और सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है और दिल्ली में मेट्रो चलाने की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में फैसला हो चुका है। दिल्ली का रुख करेंगे। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी सीधा बने हुए हैं। राजीव, जो मसला था कि राज्यपाल उपराज्यपाल कहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब ये तय हो चुका है कि 7 सितंबर से मेट्रो एक बार फिर से दौड़ेगी। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि अनलॉक लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं मेट्रो को खोलने की कोशिश की जा रही थी। वहीं बात करें अनिल जैन जो एलजी थे, उन्होंने हर बार उनकी जो याचिका थी उनको रोक दिया गया था, मगर अब जब अनलॉक 4 लगाया गया तो उसके अंदर कह सकते हैं मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं स्टार्ट करने की बात हो रही है और कहीं ना कहीं 7 सितंबर से कोशिश की जाएगी कि मेट्रो स्टेशन यानी मेट्रो जो है वो स्टार्ट कर दी जाए और कहीं ना कहीं जो जनता अभी तक मेट्रो के बगैर कह सकते हैं सुविधाएं जो थी जनता के तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो अब 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा जो गाइडलाइन जो बनाई गई है मेट्रो को चलाने की, यानी कि जो प्रक्रिया है वो कितनी फॉलो हो सकती है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर अभी ट्रायल बेसिस है। जिस तरीके से अगर ट्रायल बेसिस कामयाब रहता है तो मेट्रो को और आगे ज्यादा चलाया जाएगा और मेट्रो की जो सारी सुविधाएं हैं वो जनता तक मिलेगी। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी फायदा होगा क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो खोल दी जाए, मगर कहीं ना कहीं जो मेट्रो की सेवाएं खोली गई थी उसके साथ साथ स्कूल की भी परीक्षा कह सकते हैं स्कूलों को खोलने की बात चल रही थी, मगर अभी स्कूलों की खोलने की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई है क्योंकि अभी सितंबर के अंदर के मेट्रो कह सकते हैं स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे और इस 1 सितंबर के बाद ही देखना होगा कि किस तरीके की परीक्षा चलती है। मगर पूरा सितंबर महीना जो है वो अभी स्कूल नहीं खुलेंगे और जो छात्रों यानी कि बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अभी अंधकार के अंदर जरूर नजर आ रहा है क्योंकि परिजन भी नहीं चाहते हैं कि वो स्कूलों के अंदर भेजे जब तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हो जाती। मगर देखना होगा सभी मेट्रो स्टेशनों को खोला जाएगा, सभी मेट्रो स्टेशनों पर व्यवस्थाएं जैसे पहले थी ऐसी रहेंगी या फिर कुछ चुनिंदा मेट्रो स्टेशन ही होंगे जिनको इस बार मेट्रो जब चलेगी तो वहां पर इन मेट्रो स्टेशनों का इस्तेमाल होगा? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मेट्रो की जो सुविधाएं की बात कर रही है तो डीएमआरसी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने सारी तमाम जितनी भी मेट्रो हैं उनको सैनिटाइजर किया गया चुका है और जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उनको भी सैनिटाइजर किया जा चुका है। यहाँ तक कि मेट्रो के अंदर जो बैठने की प्रक्रिया होगी, अगर मान लो एक डिब्बे के अंदर अगर 100 लोग बैठते थे तो अब वो 50 बैठेंगे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही बैठ पाएंगे। और यहाँ तक कि एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर एक स्टिकर लगाया गया है जिसके अंदर लिखा गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यहाँ तक कि जो कोरोना की स्थिति है उसको भापते हुए भी आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मगर देखना होगा डीएमआरसी और दिल्ली सरकार दोनों ही मिलकर कितना कारगर साबित करते हैं क्योंकि जनता को भी सुविधाएं चाहिए और अनलॉक लगाया गया तो कहीं ना कहीं सारी चीज खोलने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। मगर जब दिल्ली की सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार पहले ही मेट्रो स्टेशनों को खोलने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि मेट्रो की सुविधाएं देने की कोशिश कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं जो एलजी थे अनिल जी उन्होंने इसकी प्रक्रिया नहीं दी थी और कहीं ना कहीं उसकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी जनता को। मगर जब अनलॉक 4 लगाया गया तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, मेट्रो की सुविधाएं सारी स्टार्ट की दी जाएंगी। मगर एक चीज स्पष्ट है, जनता को जितने भी पैसेंजर होंगे उनको टोकन नहीं मिलेगा, यानी कि जो पैसे का लेन देन होता था, टोकन लिया जाता था हाथ के द्वारा, वो नहीं किया जा सकता है। मगर स्मार्ट कार्ड है उसके द्वारा ही पब्लिक अंदर जा सकती है, कार्ड का इस्तेमाल करेगी तो ही अंदर जा सकती है। और कहीं ना कहीं ये जरूर है, सुविधाएं सारी की गई है मगर सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। यहाँ तक कि जो व्यक्ति अंदर आएगा यानी जो सफर करने के लिए आएगा उसके पास आरोग्य ऐप होना भी जरूरी होना चाहिए
और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए, यानी कि मास्क वगैरह भी होना चाहिए और सैनिटाइजर भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तब राजीव, जाके उस मेट्रो के व्यवस्था अंदर को परमिशन मिलेगी और बताएं मेट्रो जो मेट्रो में नए सिरे से इस बार लागू होगी वो व्यवस्था, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब मेट्रो में सफ़र किया है तो जितने पैसेंजर बैठते हैं उससे कहीं ज़्यादा खड़े होकर सफ़र करते हैं। ऐसे में क्या सिर्फ जो जितनी सीटें हैं जो चिन्हित की गई हैं उन सीटों पर ही पैसेंजर बैठेंगे, कुछ पैसेंजर खड़े होकर जाएंगे? क्या कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि एक बोगी, एक मेट्रो का जो डिब्बा रहेगा उसमें किस तरह से और कैसे देखिए कैसे व्यवस्था होगी? जी देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें जो एक बोगी होगी, यानी कि मेट्रो की जो एक बोगी है उसके अंदर लगभग 150 से 200 लोग बैठते थे। मगर वहीं बात करें जो अब पहले होता था कि भीड़ के द्वारा भी काम चल जाता था, कुछ लोग व्यक्ति खड़े होकर भी चले जाते थे। मगर अब वो चीज नहीं होगी क्योंकि जो सीटें हैं सीटों के द्वारा ही बात करी जाएगी और शायद सीटों के द्वारा ही बैठेंगे, मगर एक सीट छोड़कर दूसरे सीट पर बैठने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर डीएमआरसी और दिल्ली सरकार दोनों ही पालन करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को भी पालन करना होगा, क्योंकि जब जनता कह सकते हैं जनता जब अंदर मेट्रो के स्टेशनों के अंदर जाएगी और मेट्रो के अंदर सफर करने की कोशिश बहुत करेगी तो संक्षेप कहीं में ना राजीव, कहीं सुरक्षा इस तरह जो की स्थिति सुरक्षा कर्मी रहेगी। होंगे वो कहीं ना कहीं गाइडलाइन जी का फॉलो जरूर करवाएंगे जनता से। बिल्कुल जी राजीव, बहुत संक्षेप में ये जानूंगा, क्या किराए में भी कुछ तब्दीली होगी? क्योंकि मेट्रो कम लोगों को लेकर जाएगी, ऐसे में जो मेट्रो का पूरा जो खर्चा रहेगा वो तो पहले की तरह ही रहेगा। पहले जो मुनाफा होता था वो जाहिर तौर पर इसलिए भी होता था क्योंकि बेशुमार भीड़ मेट्रो में चलती थी। देखिए, बिल्कुल बता दें, डीएमआरसी की तरफ से पहले अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि पहले जो प्रक्रिया होती थी वो लगातार एक बोगी के अंदर 200 के करीब लोग आ जाते थे, क्योंकि काफी लोग तो खड़े होकर चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर था कि डीएमआरसी को काफी हद तक फायदा जरूर होता था। मगर अब बात करें क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही जनता को मेट्रो का सफर करने दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हो सकता है डीएमआरसी इसका किराया भी बढ़ा सके, क्योंकि किराया बढ़ाने की अभी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई है, ना ही जिसकी कोई जानकारी दी गई है। मगर हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर जैसे ही ट्रायल बेसिस खत्म हो जाएगा शायद उसके बाद मेट्रो का जो किराया है वो बढ़ाया जा सकता है। मगर देखना होगा, अभी दिल्ली सरकार ने भी ना स्पष्ट किया है इसके बारे में और ना ही डीएमआरसी ने अभी स्पष्ट किया है। मगर देखना होगा कुछ दिनों के बाद में जैसे ही ट्रायल बेसिस खत्म होता है तो शायद उसका किराया भी बढ़ा जा सकता है, क्योंकि लिमिटेड लोग अंदर सफर करेंगे तो लिमिटेड लोगों से कहीं ना कहीं डीएमआरसी एक्स्ट्रा चार्जिंग जरूर ले सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और 3 बजे 3 खबर में इतना ही। नमस्कार।